Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Gyanoday, the scientific education point. Today we are dealing with the alkaline soil. As you must have fair knowledge about the acidic soil because we have already talked about it in our previous video. आज हम लोग क्षारीय मृदा के बारे में बात करेंगे क्योंकि अम्लीय मृदा के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियो के अंदर बात कर ली है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार उसे जरूर जाकर देखें. So let's start with the क्षारीय मृदा और you can say alkaline soil. तो जैसा कि कल आप लोगों को एक पीएच स्केल यहाँ पर बनाई थी कि जिसमें आपके एक होता है 7 न्यूट्रियल उदासीन, इससे कम जो थी वो आपके क्या थी, लेस देन 7 वाली आपके एसिडिक थी. तो अब 7 से ज्यादा जिसकी पीएच है वो क्या हो जाएगी, आपके क्षारीय हो जाएगी. ठीक है, यहाँ क्षारीय और एक चीज हम लोग यहाँ और ले सकते हैं, लवणीय मृदा. दोनों को हम साथ में बात करते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर अभी हम लोग आएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ दो चीज की एक साथ स्टडी कर रहे हैं, अल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल, क्षारीय और लवणीय मृदा. तो जिसका पीएच 7 से ज्यादा होता है वो आपके किस कैटेगरी में आ जाती है, लवणीय या क्षारीय मृदा के अंदर आ जाती है. तो आपके फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया कि इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, हमेशा 7 से ज्यादा होता है. ठीक है, इसका पीएच हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा. देन अब आपकी क्या है, दूसरी चीज इसके अंदर हम क्या किसको ले लेते हैं, जैसे आपके एसिडिक सॉइल के अंदर कौन से एलिमेंट की अधिकता थी, तो एसिडिक सॉइल के अंदर आपके एल्यूमिनियम, आयरन ऐसे तत्वों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है. तो यहाँ आपके इन सॉइल के अंदर कौन से तत्व की अधिकता होगी, तो आपके सोडियम, कैल्शियम, है ना, सोडियम कैल्शियम के क्लोराइड्स होते हैं, देन सल्फेट्स होते हैं, है ना, और इसके आपके कार्बोनेट्स होते हैं. इनकी आपके बहुत ज्यादा अधिकता होती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो आपके जो सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल होती है उसके अंदर आपके इन तत्वों की बहुत ज्यादा अधिकता होती है. जैसे आपके एसिडिक सॉइल किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जा रही थी, तो जहां आपके रेनफॉल ज्यादा थी, मतलब ह्यूमिड एरियाज जो थे, जहां आर्द्र क्षेत्र जो थे वहां आपके अम्लीय मृदा ज्यादा थी. तो इसका उल्टा आपके क्षारीय और लवणीय मृदा कहाँ हो गई, आपके जनरली एरिड या सेमी एरिड रीजन के अंदर, मतलब आपके कहाँ हो गई, आपके ये वाली शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर आपके ये वाली मृदा बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है. नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें इंडिया में किन किन स्टेट्स के अंदर पाई जाती है, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड रीजन जो है वो है एक तो राजस्थान में ये बहुत ज्यादा पाई जाती है. देन आपके पंजाब के कुछ रीजन के अंदर होती है, एमपी के कुछ रीजन में ये पाई जाती है, गुजरात के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा में है क्योंकि गुजरात में क्या है, आपके रेगिस्तानी एरिया लग जाता है ना, थार का डेजर्ट, तो गुजरात में ये पाई जाती है. यूपी के जो प्लेन एरिया है, क्योंकि यूपी के जो तलहटी वाले क्षेत्र थे वहां पे तो आपके अम्लीय थी, तो यूपी के जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे आपके क्या है, क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा है. इसी तरीके से आपके एमपी के अंदर जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर भी आपके लवणीय मृदा आ जाती है. देन आपके कर्नाटका के अंदर है, उसके बाद है आपके आंध्र प्रदेश. तो इन सब रीजन में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से आपके वहां पे क्या होता है, वाष्पीकरण की दर, इवापोरेशन, रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा है. और रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होने की वजह से, या हम कह ले टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, या हम कह ले रेनफॉल बहुत कम होने की वजह से, तीनों इंटरलिंक्ड है. तो उस वजह से आपके क्या हो जाता है, आपके इन वाले क्षेत्र के अंदर क्षारीय या लवणीय प्रकार की मृदा पाई जाती है. क्लियर है. अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें, ठीक है, टाइप्स, तो इसको हम 3 कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी, इसको हम एक टेबुलेटेड फॉर्म के अंदर तैयार करते हैं. ठीक है, ये हो गई आपके मृदा का प्रकार, सॉइल. ठीक है, ये हो गई आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता.
विद्युत चालकता को हम किस में है ना कैलकुलेट करते हैं, तो विद्युत चालकता को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो यूनिट होती है डेसी साइमन्स पर मीटर, ठीक है, डेसी साइमन्स पर मीटर। देन यहाँ आपके आ जाता है पीएच, उसके बाद आपके आ जाता है परसेंट सोडियम एक्सचेंज कैपेसिटी, विनिमयशील क्षमता, ठीक है। ये आपके हम इनको इस कैटेगरी में, तो सबसे पहली सॉइल जो है आपके वो है आपके सैलाइन सॉइल, मतलब लवणीय मृदा। सैलाइन सॉइल की अगर हम बात करें तो इसकी विद्युत चालकता हमेशा आपकी क्या होती है, 4 से ज्यादा होती है। देन इसका आपके जो पीएच होता है वो 8.5 मतलब 7 से 8.5 के बीच में इसका पीएच रहता है, ठीक है, क्योंकि 7 से कम होने पे तो एसिडिक हो जाएगी, 7 से 8.5 के बीच में होता है। और इसकी परसेंट एक्सचेंज कैपेसिटी भी आपके 15 से कम होती है। देन आपके नेक्स्ट आ जाता है एल्केलाइन, एल्केलाइन सॉइल मतलब क्षारीय मृदा, ठीक है, ये आपके इसके अपोजिट होती है। देन ये आपके 8.5 से 10 पीएच इसकी रेंज होती है, ठीक है, और ये भी इसकी अपोजिट होती है, ठीक है। एक होता है आपके इन दोनों का मिक्स, ठीक है, इन दोनों का मिक्स मतलब आपके क्या हो गया, सैलाइन एल्केलाइन सॉइल, लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है। ये रहता है। अब ये तो इनके इसकी कैटेगरी के मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, पीएच और परसेंट सोडियम एक्सचेंज कैपेसिटी के बेसिस पे इनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अगर हम इनको केमिकली देखें तो केमिकली देखने पर आपके क्या है, इस वाली सॉइल के अंदर कौन से वाले केमिकल ये ज्यादा होते हैं, कंपाउंड, सोडियम सल्फेट और NaCl की मात्रा इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार की सैलाइन सॉइल के अंदर सोडियम सल्फेट और NaCl की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जबकि इसके अंदर आपके सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। देन इस वाले के अंदर भी आपकी क्या होता है, सोडियम व कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि इसकी जो आपकी सब सॉइल होती है, ठीक है, सब सॉइल के अंदर अपारगम्य परत बन जाती है, अपारगम्य परत बन जाती है, मतलब इम्परमिएबल मेम्ब्रेन बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर या जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट कोई भी नीचे की तरफ नहीं बैठ पाते हैं, नीचे की लेयर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन द ईसी एंड पीएच कैटेगरी। अब हम बात करेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है, ठीक है, इनका निर्माण कैसे हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो एक चीज तो आपको अभी अभी हमने बताई है, जहां पर आपके एरिड क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है, दैट मीन्स शुष्क जलवायु जहां पर है, जहां क्या है आपके रेनफॉल बहुत कम है। जब रेनफॉल कम होता है तो टेम्परेचर अपने आप बहुत ज्यादा होता है, और जब टेम्परेचर अपने आप ज्यादा होता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी आपके क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि पानी जितना भी है वो तो क्या है, बारिश हो आपके थोड़ा बहुत जो भी सरफेस के ऊपर वाटर होता है वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से। जब वो इवापोरेट हो गया तो उसके अंदर डिजोल्व जो सॉल्ट होते हैं, लवण जितने भी होते हैं, वो क्या रह जाते हैं, सॉइल की सरफेस पे जमा रह जाते हैं। तो जहां आपके एरिड क्लाइमेट है वहां पर आपके क्या होता है, सॉइल आपकी जनरली सैलाइन या एल्कलाइन टाइप की होती है। देन अगर आप क्या कर रहे हैं, इरिगेशन विद सैलाइन वाटर, लवणीय मृदा से सिंचाई, ठीक है,
लवणीय जल से अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो लवण क्या होंगे, धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर जमा होते रहेंगे। सॉल्ट जो होंगे वो धीरे धीरे मिट्टी के ऊपर जमा होते रहेंगे, जिससे एक टाइम पीरियड के बाद वहां की सॉइल के अंदर सैलिनिटी आने लग जाती है। फिर आपके है एक हाई वाटर टेबल, उच्च जल स्तर। जिन एरियाज के अंदर अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, वाटर टेबल मतलब आपके अंडरग्राउंड वाटर जो है उसका है ना स्तर बहुत ज्यादा है, उसका लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो आपको पता होगा कि जो डीप वाटर होता है, पृथ्वी के अंदर जो जल पाया जाता है उसमें बहुत सारे खनिज लवण मिक्स रहते हैं, तो आपके डिजॉल्व अवस्था में रहते हैं। तो जहां पर जल स्तर ऊंचा होता है वहां पे क्या होता है, वो खनिज लवण भी क्या है उस जल के साथ ऊपर की ओर आते हैं और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, मिट्टी के अंदर जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां की मिट्टी आपकी सैलाइन हो जाती है। देन पुअर ड्रेनेज, अनुचित जल निकास। देखो अगर आपके जल निकास ड्रेनेज अच्छा नहीं है तो आपके वहां क्या होगा, उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर पानी भरा हुआ रहेगा। पानी भरा हुआ है, पानी ऊपर है ना बहकर जा नहीं रहा है, जितना पानी नीचे सेटल होना है वो नीचे आपके बैठ जाएगा पोर्स के अंदर। लेकिन साथ के साथ क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवापोरेशन होगा। इवापोरेशन होने से अब आपके क्या होगा, जितना भी वो सॉल्ट है वो उस जगह पे जमा हो जाएगा। इसलिए ड्रेनेज अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं हार्ड लेयर ऑफ सबसॉइल, मतलब कठोर अवमृदा। कठोर अवमृदा मतलब अगर आपकी किसी जगह पर आपके नीचे वाली सॉइल बहुत ज्यादा हार्ड है, पथरीली जमीन है, तो क्या होगा, ऊपर जो पानी है वो क्या होगा, नीचे की तरफ नहीं बैठ पाएगा, पोर्स के अंदर बैठ नहीं पाएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर पानी क्या रहा, ऊपर ही ऊपर जमा रहा। तो अब आपके क्या होगा, इस वजह से ऊपर की सॉइल जो होती है, ऊपर की लेयर जो होती है उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। देन ऑफ कोर्स एक चीज जो है, जो हमने कल भी बात की थी, पेरेंट मटेरियल, कि किस प्रकार के पैतृक पदार्थ से उस मिट्टी का निर्माण हो रहा है, उस मृदा का निर्माण किस प्रकार के पैतृक पदार्थ से हो रहा है, उसके ऊपर भी उसका पीएच डिपेंड करता है। एंड एक कॉमन पॉइंट जो हमने कल भी बात की थी, वहां हमने एसिडिक फर्टिलाइजर की बात की थी, यहाँ हम क्या करेंगे, यूज ऑफ बेसिक फर्टिलाइजर। क्षारीय उर्वरकों का बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप लगातार उपयोग कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, क्षार जो होंगे उस मिट्टी के ऊपर जमा होने लग जाएंगे। इस वजह से आपके वहां की मृदा कठोर हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कि इसका पौधों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों पर प्रभाव, इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। तो आप देखिए कि एक कॉमन पॉइंट तो वही हो गया, जैसे आपके एसिडिक सॉइल में एल्यूमिनियम और आयरन की अधिकता थी तो वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो गए थे, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट बहुत कम हो गए थे। सिमिलरली यहाँ पर आपकी क्या हो रहा है, सोडियम, कैल्शियम, इनकी अधिकता बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ये प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी इनकी वजह से बहुत ज्यादा कम होने लग जाती है। तो अब आप देखिए इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस। तो यहां आपके इसको हम हिंदी में बोलते हैं बहिपरासरण। जो आपके एल्कलाइन या सैलिनिटी जो होती है वो क्या करती है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को परासरण दाब में परिवर्तन कर देती है। परासरण दाब में परिवर्तन आने की वजह से जो सेल के अंदर जितना भी ये सेल सैप होता है, ठीक है, ये हो गया आपके सेल, ये हो गया आपके सेल सैप, मतलब कोशिका और कोशिका द्रव्य, है ना, ये क्या होगा,
परासरण दाब में ऑस्मोटिक पोटेंशियल में चेंज हो जाने की वजह से अब ये क्या होने लगेगा, ये पूरा बाहर की ओर आने लगता है। जब पूरा का पूरा सेल सेप यदि बाहर आ गया है तो अब आपकी क्या होगा, सेल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगी, श्रिंक होने लग जाएगी। ये सेल आपकी क्या हुई, श्रिंक होने लग गई और अल्टीमेटली वो सेल की मृत्यु हो जाती है, सेल डाई हो जाती है। दैट मीन्स कि आपके प्लांट की ग्रोथ पे क्या हुआ, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके इसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है वो कौन सा है, आपके एक्सोस्मोसिस की क्रिया को ये बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा देता है। ठीक है, बही परासरण की क्रिया को बढ़ा देता है। इसके अलावा ये प्लांट को और कैसे अफेक्ट करता है, तो प्लांट के अंदर ये क्लोरोसिस का कारण बन जाता है। क्लोरोसिस का मतलब क्या है, आपके हरिमाहीनता। मतलब ये भी क्या होता है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल को नष्ट होने लग जाता है, जिससे अब क्या हुआ, लीफ के अंदर ग्रीन क्लोरोफिल नहीं है तो हरिमाहीनता, हरा रंग जो है वो नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होने लग जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो पौधों के उचित भोजन और उचित जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सब और भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन सबसे मेन जो होते हैं वो दो तरीके से इफेक्ट करता है। एक होता है एक्सोस्मोसिस और दूसरा होता है आपके क्लोरोसिस, हरिमाहीनता, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नेगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट से पहले एक और छोटा सा पॉइंट इसके अंदर आ जाता है, जो बेसिकली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, जो आपके 12th की सॉइल केमिस्ट्री के अंदर ये आता है। तो इसका निर्माण जो होता है, सैलाइन सॉइल का निर्माण जो होता है वो आपके कितने 5 स्टेप्स में होता है। बेसिकली पहले 4 स्टेप ही थे, 4 चरण ही थे, बाद में 5वां चरण बाद में जोड़ा गया है। तो ये पूरी सैलिनिटी किस तरीके से बन रही है, इसको दिया था आपके डी सिग्मॉइड ने। डी सिग्मॉइड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस प्रोसेस को बताया था किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है आपकी कलेक्शन ऑफ सॉल्ट। धीरे धीरे क्या होता है, आपके सबसे पहले लवण जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके लवण जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरिया के अंदर इकट्ठे होने लग जाते हैं। देन आपके अब क्या होता है, ये लवण साथ के साथ क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्केलाइन सॉल्ट। ये क्या कर रहे हैं, अब आपके क्षारीय लवणों का निर्माण करते हैं। ये सबसे पहले लवण इकट्ठे हुए, बाद में लवण धीरे धीरे जब लवण की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्षारीय लवणों का निर्माण करते हैं। और फिर तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, आपके नेचुरल या आर्टिफिशियल मेथड से, आर्टिफिशियल कारणों से क्या हो रहा है, आपके सॉल्ट जो होता है वो लीच हो जाता है। मतलब आपके क्या हुआ, लवण जो है वो क्या होने लग जाते हैं, नीचे की ओर बैठने लग जाते हैं, लवण का निक्षालन होने लग जाता है। ठीक है, अब आपके क्या हो रहा है, जो ऊपर ये जो लवण सॉइल के ऊपर ये जो क्षारीय लवण बने, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी के साथ घुलकर और नीचे की मृदाओं में बैठने लग जाते हैं। नीचे की मृदाओं में जब ये बैठने लग जाते हैं तो आपकी कौन सी प्रोसेस हो गई, डीसैलिनाइजेशन। ठीक है, डीसैलिनाइजेशन मतलब निम्नीकरण। ठीक है, निम्नीकरण या न्यूनीकरण। न्यूनीकरण या निम्नीकरण में क्या हो रहा है, अब आपके ये जितने भी लवण थे, ऊपर की ओर जो लवण थे वो लवण क्या हुए, नीचे की ओर बैठ गए, लेकिन सॉल्ट के ऊपर कौन से लवण रह गए, आपके
सोडियम लवण इसके ऊपर अभी भी रह जाते हैं। इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। मतलब आपकी जो क्ले है, ठीक है, आपकी जो मृदा कण है, बाकी सारे लवण जो थे वो नीचे की सॉइल में बैठ गए, लेकिन मृदा कण पे कौन सा रह गया है, आपके सोडियम रह जाता है और बाकी सब आपके निक्षालित हो जाते हैं। बाद में ये सोडियम जो होता है ये अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करता है, जिससे क्या हो जाता है, अब सोडियम एक्सचेंज होके और वहां पर आपके क्या आने लग जाता है, ठीक है, सोडियम तो आपके क्या हुआ, एक्सचेंज हो जाता है और सोडियम की जगह अब आपके क्या आ गया है, वहां पर हाइड्रोजन आयन आ गया। दैट मीन्स नेचुरली सॉइल ने अपने आप को रिक्लेम करने की कोशिश की, अपने आप को, है ना, ठीक करने की कोशिश की, क्योंकि जब H+ आयन आ गया तो आपके क्या हुई, पीएच कम होने लग जाती है, पीएच कम होने लग जाती है, मतलब एसिडिटी की तरफ आने लग जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम निम्नीकरण की प्रोसेस, ठीक है। बाद में ये 4 प्रोसेस उन्होंने बताई थी, बाद में इन्होंने एक और प्रोसेस दी थी जिसको क्या बोला है इन्होंने, रीग्रेडिंग। रीग्रेडिंग में क्या हो रहा है, जब आपके यहाँ हाइड्रोजन आयन आ गए, दैट मीन्स सॉइल ने अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज्यादा होने लग जाती है तो वापस से क्या हो जाता है, रीग्रेडिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। दैट मीन्स वापस से वहां पर सॉल्ट इकट्ठे होने लग जाते हैं और वो वापस से सॉइल क्या होने लग जाती है, सैलाइन या अल्कलाइन फॉर्म के अंदर आने लग जाती है। तो ये आपके डी सिग्मोइड ने इन 5 स्टेप के अंदर आपके सैलाइन सॉइल के निर्माण की प्रक्रिया को बताया था। क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को हम 3 पार्ट के अंदर बांट रहे हैं। एक है आपका भौतिक विधियां, ठीक है, फिजिकल मेथड्स। दूसरा आता है आपके रासायनिक विधियां, केमिकल मेथड्स। आपकी बुक्स के अंदर ये 4 पार्ट में दिया जाता है। एक होता है आपके एग्रोनॉमिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। मैं यहाँ आपको बेसिकली ना दोनों पॉइंट को एक ही साथ कंसीडर कर रहा हूँ, जैविक पॉइंट तो जैविक विधि और यू कैन से बायोलॉजिकल मेथड। आपकी बुक के अंदर ये आपके एग्रोनॉमिक 1 पॉइंट होगा, बायोलॉजिकल 1 पॉइंट होगा। तो फिजिकल मेथड के अंदर सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मेथड जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होता है वो है आपके स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरचना। जब आपके किसी सॉइल की अपर सरफेस के ऊपर सॉल्ट की एक लेयर जम गई है तो हम क्या करें, उसको खुरच के अलग कर दें। तो आप इस तरीके से सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं, बट ये बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। उसके बाद आपके आ जाता है प्रॉपर ड्रेनेज, मतलब आप क्या करें, जल निकास का उचित प्रबंध करें। जल निकास का उचित प्रबंध होगा तो पानी उस जगह इकट्ठा होगा ही नहीं, इस वजह से आपके सैलिनिटी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर आपके आ जाता है वॉश आउट, मतलब आपके क्या, लवणों को बहाना। इसके लिए हम क्या करें कि जैसे आपके ये एरिया है, इस एरिया को आप पहले जहां से भी उसके आउटलेट्स हैं उन सबको आपने क्या किया है, बंद कर दिया है। बंद करने के बाद अब आप इस जगह पे पानी इकट्ठा कर दें, पानी भर दें। जब आपके इस जगह पे पानी भर दिया तो अब क्या होगा, इसके अंदर ये जो सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या होंगे, इस पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। फिर आप क्या करें, यहां से आप इसको ना खोल दे तो ये जितना भी पानी है ये क्या होगा, आपके बहकर बाहर आ जाएगा। और बहकर जब ये बाहर आएगा तो इसके साथ जो सॉल्ट होंगे डिजोल्व, वो भी क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो एक आपके ये वाला मेथड भी यूज किया जाता है। देन आपके ट्रेंचिंग, खाई, जहां हम क्या कर रहे हैं कि पौधों के आसपास के एरिया में, मेड़ के आसपास के एरिया में हम क्या कर रहे हैं, खाई खोद रहे हैं छोटी छोटी। जहां खाई के द्वारा क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे जहां हमको पौधे लगाने हैं उस, जैसे सपोज ये आपके पौधे लगाने हैं तो आपने क्या किया है, यहां से आपने खाई खोदी है।
तो ये अब आपकी क्या हुई, यहाँ की नीचे की मिट्टी को आपने ऊपर डाल दिया है इनके ऊपर, जिसकी वजह से आपकी क्या हो जाता है, ऊपर जो अपर सरफेस में जो सॉल्ट होते हैं वो क्या हो गए, नीचे की लेयर में चले गए और ऊपर आपकी सही वाली मिट्टी आ जाती है। तो ये आपके कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं। केमिकल मेथड्स के अंदर हम लोग सब जिप्सम का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। जहां आपके सैलाइन सॉइल जहां है, जहां सैलाइन का मतलब ये है कि सैलाइन मतलब NaCl, सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और एल्कलाइन में क्या होती है आपके अपार्ट फ्रॉम सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जिप्सम में हम जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है आपके CaSO4 2H2O। तो ये आपके क्या हो रहा है, सैलाइन सॉइल को कैसे कैल्शियम के साथ रिप्लेस कर देगा या सल्फेट के साथ वो रिप्लेस कर देगा। देन आपके आ जाता है पाइराइट, इसका भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। तो यहाँ आपके Fe क्या होता है, Fe केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके अल्टीमेटली लास्ट में आपके H2SO4 बनाता है। ये H2SO4 अम्लीय प्रकृति का होता है, जिससे आपकी क्या होता है, सॉइल ठीक होने लगती है। देन आपके आ जाता है Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट का आप यूज करते हैं। देन आप फेरस सल्फेट का आप यूज करते हैं। लाइमस्टोन का आप यूज कर सकते हैं। लाइमस्टोन का मतलब क्या हुआ आपके CaSO4, और गंधक के अम्ल का मतलब H2SO4 का भी आप इसको सही करने के लिए उपयोग में लेते हैं। देन हम लोग बात करते हैं हमारे बायोलॉजिकल और एग्रोनॉमिक मेथड, दोनों पॉइंट को मैं यही कंसीडर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करें, ग्रीन मैन्योर का आप यूज कर सकते हैं। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है आपके हरी खाद। ये हरी खाद क्या है, कैसे बनाई जाती है, तो हम क्या कर रहे हैं, पौधों को जब उनकी ग्रीन स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज में, हरित अवस्था में ही हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पलट देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो सड़ गलकर खाद के रूप में बन जाती है, उसे हम हरी खाद कहते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाता है फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। गोबर की खाद का आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके इसके अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ठीक है। रेजिस्टेंट क्रॉप मतलब आपके प्रतिरोधी फसलें, प्रतिरोधी फसलें। इसके सबसे ज्यादा जो आपके यूज की जाती है वो है जैसे आपके चुकंदर, ये आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल में पूछ सकते हैं जौ, ठीक है, सरसों, खजूर, आंवला, बेर, ठीक है, बीटरूट, बार्ले, मस्टर्ड, डेट पाम, आंवला, बेर, ये सारे आपके हम लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ढैचा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इनका हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है, क्या करें, क्षारीय मृदा है, सॉल्ट है, तो हम लोग क्या करें, यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर, अम्लीय उर्वरकों का हम लोग यूज कर सकते हैं। देन आप इसके अंदर और क्या कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीड रेट। जब हम लोग इस तरीके की फसल क्षारीय या लवणीय मृदा के अंदर हम खेती करते हैं, तो हमेशा बीज दर जो होती है, वो बीज दर क्या होती है, सामान्य बीज दर से 10 से 12% अधिक होती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज द सीड रेट इन द सैलाइन सॉइल इज हायर एज कंपेयर टू द नॉर्मल सीड रेट, ठीक है। नॉर्मल सीड रेट से आप अपने जब इस तरीके की सॉइल के अंदर कल्टीवेशन करेंगे, तो आप सीड रेट क्या है, ऑलवेज 10 to 12% हायर रखते हैं। इसी तरीके से आप फर्टिलाइजर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, लगभग 20 से 25%। फर्टिलाइजर हमेशा आपके क्या होता है, 20 to 25% हायर होता है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल रेट ऑफ फर्टिलाइजर। देन आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके एक होता है आपके सीरा या प्रेस मड का यूज करना।
ये सीरा या प्रेसमेड वाला कॉन्सेप्ट जो है ये किसने दिया था? तो ये आपके डॉक्टर नील रतन करके एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने सीरा या प्रेसमेड का यूज करने का इन्होंने मेथड बताया था। तो बेसिकली सीरा या प्रेसमेड क्या होता है? तो ये आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो होते हैं इनका मिक्सचर होता है। मतलब इसके अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स भी होते हैं। तो इसके अंदर आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। तो इनका मिक्सचर करके इन्होंने सॉइल को रिक्लेम करने का मेथड दिया था। इसके अलावा आप बंथरा नाम की एक जगह है लखनऊ में। यहां पर लखनऊ के बंथरा नाम की जगह पे एक खरपतवार है जिसका नाम है आपके आर्जीमोन मैक्सिकाना। इन्होंने क्या किया था? आर्जीमोन मैक्सिकाना को सॉइल के साथ मिक्स करके और उस सॉइल को ठीक करने का यूजफुल वहां पर यूज बताया था। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था बंथरा लखनऊ में। तो ये कुछ छोटे से पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉइल। अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें। बाकी एक बार आप बुक से और जरूर पढ़ें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग अस, लाइक एंड सब्सक्राइब अस। थैंक यू।